गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा 1857 की क्रांति का कारण। ये जो हमारा लेसन है वो है 5वां लेसन, जिसमें उपनिवेशवादी आक्रमण बताए गए हैं। तो अब तक हम 3 कारण पढ़ चुके हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। आज हम पढ़ेंगे हमारे धार्मिक कारण और अन्य कारण। हिंदू उस समय जो धार्मिक कारण था वो था कि हिंदू उत्तराधिकार नियम के अनुसार अगर कोई अपना मतांतरण करता यानी धर्म परिवर्तन करता था तो उसको पैतृक संपत्ति से, अपनी पिता के संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि पैतृक संपत्ति जो संबंधी कानून था वो एक नया बनाया, जिसमें अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, हिंदू व्यक्ति या मुस्लिम व्यक्ति, तो उससे पैतृक संपत्ति का अधिकार छीना नहीं जाएगा, उसे हटाया नहीं जाएगा। इसी तरह से हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने वाले के लिए लोग प्रेरित हुए अंग्रेजों से। ईसाई मिशनरी द्वारा आर्थिक प्रलोभन दिया गया और अनेक प्रकार की राजकीय सहायता भी दी गई। जो व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करता उसे अनेक सुविधाओं के साथ राजकीय सेवा भी प्राप्त होती थी और हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों के लिए खतरे का कारण था। ईसाई पादरियों ने 1813 में एक अधिनियम बनाया जिसमें मजहबी प्रचार की उनको स्वीकृति मिल गई। इससे इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और ये प्रचार के साथ साथ इन्होंने विद्यालयों की स्थापना की और सेना में नियुक्ति भी इनकी होने लगी। और छावनी जहाँ जो बनी हुई थी, सैनिक छावनियाँ, उसमें ईसाई साहित्य का वितरण होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा। भारत में मंदिरों और मस्जिदों में की जो संपत्ति अब तक कर मुक्ति यानी इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब अंग्रेजों ने इन पर भी टैक्स लगा दिया। कंपनी निदेशक मंडल के प्रधान मैगलीज ने हाउस ऑफ कॉमन में वक्तव्य दिया कि गॉड ने हिंदुस्तान के इस विशाल साम्राज्य को इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है कि ईसाई धर्म एक दूसरे हिंदुस्तान के सारे जो कोने हैं यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक फैले। तो ये इस प्रकार से जो धीरे धीरे भारतीयों के मन में इस प्रकार से शंका उत्पन्न होने लगी कि ये अंग्रेज हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट कर देंगे। तो ये धार्मिक कारण था। अब बात करें हम सैनिक कारण की। 1857 की क्रांति से पूर्व में अनेक प्रकार के सैनिक विद्रोह पहले भी हो चुके थे। बंगाल में 1764 में सिपाही विद्रोह हुआ, 1806 में वेल्लूर, 1824 में बैरकपुर में समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से इनकार किया, सैनिकों ने विद्रोह किया। 1844 में अतिरिक्त भत्ता न देने पर सिंध जाने से इनकार करके 1849 में 22वीं NI और 1850 में 66वीं NI और 1852 में 38वीं NI ने विद्रोह किया। तो अनेक विद्रोह पहले भी हो चुके थे। अफगान युद्ध 1839 में अंग्रेजों की पराजय का सामना करना पड़ा और इस पंजाब संघर्ष से उन्हें अत्यधिक हानि प्राप्त हुई। तो धीरे धीरे जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या अब सेना में बढ़ रही थी अंग्रेजों की तुलना में। 1856 में भारतीय सेना में 2,33,000 संख्या थी और यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,322 थी। और क्रीमिया का युद्ध हुआ तो उस समय भी अंग्रेज हार गए थे। तो अब धीरे धीरे जो अवध की जो लोग थे वो भी इससे आक्रोशित थे, क्योंकि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था और अवध के सैनिकों की संख्या अधिक थी बंगाल में। तो और साथ में ये वेतन भत्ते पदोन्नति की अगर हम बात करें तो उस समय इनसे भेदभाव किया जाता था। भारतीयों को 9 रुपये वेतन मिलता था मासिक, जबकि यूरोपीय सैनिकों को 60-70 और सुविधा भी भारतीयों को नहीं मिलती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पास किया, जिसमें भारतीय सैनिकों को अगर बाहर भेजा जाए समुद्र पार तो उनको जाना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया। इसी प्रकार 1854 में डाकघर अधिनियम बनाया। अब तक जो सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा प्राप्त हो रही थी वो भी समाप्त कर दी गई। अब धीरे धीरे सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो चुकी थी और सिर्फ ये भावना जो थी वो अब चिंगारी बनकर उत्पन्न होने वाली थी, क्योंकि चर्बी वाले जो कारतूस थे चर्बी से बने हुए, उनका प्रयोग इनको करवाया जा रहा था। अब इसका यही तात्कालिक कारण भी था और इस तात्कालिक कारण के कारण भी यह क्रांति हुई। 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूक जो ब्राउन बेस थी उसके स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करवाया सैनिकों से, और इसका जो कारतूस था उसका
इस नई राइफल में डालने के लिए उसको ऊपरी भाग से काटना पड़ता था मुंह से। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में एक बात फैली कि ये जो नई राइफल है उसमें कारतूस का जो प्रयोग किया गया है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर का प्रयोग निषिद्ध था, यानी वो प्रयोग नहीं कर सकते थे। और दोनों के लिए ये बात सही नहीं थी। कारतूसों में चर्बी की जब जांच की गई तो जॉन केई और लॉर्ड रॉबर्ट्स ने इस सत्य को मान लिया कि इसमें चर्बी का प्रयोग किया गया है। इस घटना से सैनिक भड़क उठे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रोश फैल गया। और अब जो भारतीय सैनिक थे वो समझ गए थे कि अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और चर्बी लगे हुए कारतूसों की घटना से ये क्रांति जो थी वो प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्रांति का जो विस्तार था वो अधिकांश यूरोपीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को आकस्मिक घटना बताया, और कुछ मानते हैं कि यह क्रांति पूर्व नियोजित थी। इसका नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया। योजना के कर्णधार मुख्य रूप से नाना साहब, बाजीराव के दत्तक पुत्र, उनके भाई बाला साहब और वकील अजीमुल्ला थे। क्रांति एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करने के लिए उनका तरीका था चपातियों के साथ लाल कमल का प्रयोग किया जाए। क्रांति योजना के अनुसार संपूर्ण भारत में एक साथ 31 मई 1857 को आरंभ होनी थी, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों की घटना के कारण ये क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक सैनिक था मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। बाद में उसे बंदी बनाया गया और उसे फांसी दे दी गई। तो इसको हम प्रथम बलिदान मानते हैं 1857 की क्रांति का। साथ में मेरठ में 85 सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से जब मना किया तो उन्हें भी कैद में डाल दिया गया, कारावास में दंड दिया गया। 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह कर सभी कैदी सैनिकों से मुक्त करवाया उस मेरठ के छावनी को, और वे सभी दिल्ली चले गए।